Welcome to my channel Entertainment Team. कहानी कहानी क्रिसमस क्रिसमस की। Ho, ho, ho! Merry Christmas! गोवा के एक छोटे से गांव में जेनी अपने माता पिता के साथ रहती थी। जेनी की माँ रोजी अक्सर बीमार रहा करती थी। एक बार की बात है, रोजी अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, मुझे लगता है मेरा अंतिम समय अब नजदीक आ गया है। मेरे मरने के बाद आप जेनी का अच्छे से ध्यान रखिएगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद रोजी की मृत्यु हो जाती है। जेनी के पिता माइकल काम के सिलसिले में अक्सर गोवा से बाहर रहते थे, जिस वजह से वह जेनी का सही से देखभाल नहीं कर पाते थे। फिर वह रीता नाम की एक लड़की से शादी कर लेते हैं। रीता की पहले से ही एक बेटी होती है जिसका नाम मोनिका था। जब शादी करके माइकल घर आते हैं तो वह अपनी पत्नी रीता से बोलते हैं, रीता, यह मेरी बेटी जेनी है। मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी जेनी की देखभाल करने के लिए की थी। तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। आप चिंता मत करिए जी, मैं जेनी का अपनी बेटी की तरह ही ध्यान रखूंगी और मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रीता। रीता माइकल के सामने तो जेनी को प्यार करती थी, लेकिन माइकल के जाने के बाद जेनी पर खूब अत्याचार करती थी। रीता जेनी से घर का सारा काम कराती थी और बदले में उसे रूखा सूखा खाने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, जब जेनी सो रही थी तो उसकी सौतेली माँ काम कराने के लिए जेनी को ढूंढ रही थी। रीता अपनी बेटी मोनिका से पूछती है, बेटा मोनिका, जेनी को देखा है क्या? हाँ माँ, वह तो अपने रूम में सो रही है। रीता उसके रूम में जाकर देखती है तो बोलती है, अच्छा महारानी, अभी तक तू सो रही है? सो रही है तो घर का ये सारा काम तेरी मरी हुई माँ करेगी क्या? तब जेनी उठकर बोलती है, नहीं माँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है और मेरे सर में भी दर्द है। अच्छा, तू बीमार है, घर का काम ना करना पड़े इसलिए तू नाटक कर रही है, लेकिन कान खोलकर सुन ले, हम तेरे नौकर नहीं हैं जो यहाँ काम करेंगे। तेरे बाप ने यहाँ नौकर नहीं लगा रखे हैं। चल उठ और घर का सारा काम खत्म कर, जल्दी से खाना भी बनाकर लेकर आ। ठीक है माँ, करती हूँ काम। बेचारी जेनी किसी तरह उठकर घर का सारा काम करती है। जब काम पूरा हो जाता है तो जेनी आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैंने सारा काम कर लिया है माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और यह मेरा फ्रॉक कपड़े धोने से गीला हो गया है, मुझे दूसरा फ्रॉक दे दो माँ। अच्छा महारानी, तुझे कोई फ्रॉक नहीं मिलेगा। तेरा बाप कमाकर सारे पैसे मुझे नहीं देता है कि मैं तुझे फ्रॉक दिलाऊं। नया फ्रॉक नहीं माँ, मोनिका का कोई पुराना ही फ्रॉक दे दो, उसके पास तो बहुत सारे फ्रॉक है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है माँ। सुनकर मोनिका बोलती है, वाह, देखो ना माँ, यह कितना मेरे फ्रॉक पर नजर रखती है। मेरी सारी फ्रॉक ब्रांडेड है और बहुत महंगे भी हैं। मैं इस भिखारन को अपने कोई कपड़े नहीं दूंगी माँ। जेनी उसी गीले कपड़े में अपने रूम में जाकर सो जाती है।
तभी रीता वहां आ जाती है और उसका हाथ छूकर देखती है तो बोलती है, हे प्रभु, इस मनहूस को तो सच में बुखार है, कहीं मर आ गई तो मेरी जान को आफत ना आ जाए, कुछ तो करना होगा। रीता जैनी को उठाकर बोलती है, उठ जा मनहूस, उठ जा। हाँ माँ, बोलिए माँ। चुप कर माँ की बच्ची, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं सिर्फ मोनिका की माँ हूँ। और सुन, एक चिट्ठी लिख तेरे बाप को। लिख चिट्ठी में कि मेरे पिता बहुत बुरे हैं, वह मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्होंने मेरी माँ को जैसे मार दिया, अब वह मुझे भी मारना चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनकर जैनी रोने लगती है। तब रीता जैनी से कहती है, सुन जैनी, तू गलती से भी इस घर में दोबारा नहीं लौट कर आना, वरना मैं सच में तुझे मार डालूंगी। जैनी रोते हुए रीता से कहती है, ऐसा मत करो माँ, मैं कहाँ जाऊंगी, आप लोगों की मैं बेटी हूँ, आखिर आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। मुझे घर से बाहर मत निकालो माँ, प्लीज। रीता जैनी की एक बात नहीं सुनती है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। जैनी रोते रोते सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है और वह जैनी से बोलती है, बेटी, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? असल में वह बूढ़ी औरत ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत था जो जैनी की मदद करने आया था। जैनी उस बूढ़ी माँ से बोलती है, अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब बताइए मैं कहाँ जाऊं? काश मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह बूढ़ी औरत जैनी को समझाती है, बेटी, रो नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, मेरे साथ चलो। फिर जैनी उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। उस बूढ़ी औरत के पास रूखा सूखा भोजन था। वह रूखा सूखा भोजन जैनी को खाने के लिए दे देती है। फिर वह बूढ़ी औरत जैनी को अपने साथ भीख मांगने के लिए ले जाती है। वह दोनों एक बूढ़े व्यक्ति से जाकर भीख मांगते हैं। तभी वहां जैनी के पिता माइकल आ जाते हैं और वह जैनी को भीख मांगते देख लेते हैं। वह जैनी से आकर पूछते हैं, जैनी, यह तुम क्या कर रही हो और तुम भीख क्यों मांग रही हो? वह बूढ़ी औरत माइकल से कहती है, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। आप जैसे बड़े लोगों के घर में ऐसा ही होता है। इतना अत्याचार तो कोई किसी दुश्मन पर भी नहीं करता है जितना उसकी सौतेली माँ ने इस पर किया है। जैनी अपने पिता को सारी बात बता देती है। माइकल गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत माइकल को समझाती है, गुस्से से नहीं, अक्ल से काम लीजिए। माइकल बताता है, मैं कितना खुश होकर घर जा रहा था। मैं सबके लिए शहर से क्रिसमस के गिफ्ट लाया था, लेकिन अब उन दोनों माँ बेटी को नहीं दूंगा और मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी अम्मा बोलती है, सजा देने से अच्छा है उनको प्रभु के वचनों को याद दिलाओ कि हमारे ईश्वर ने हमें क्या सिखाया है। उनको उनकी गलती का एहसास दिलाओ ताकि वह जीवन में ऐसी गलती किसी के साथ दोबारा ना करें। माइकल बोलता है, मैं कैसे उनको एहसास दिलाऊं? वह ईश्वर का दूत बूढ़ी माँ माइकल को समझाती है और माइकल घर जाकर रीता से पूछता है, रीता, मेरी बेटी जैनी कहाँ है?
अरे जी, आप आ गए बाहर से। आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं रीता, मैंने पूछा जेनी कहाँ है, उसका पहले जवाब दो। और फिर रीता माइकल को वह लेटर जाकर दिखाती है। माइकल उस लेटर को पढ़कर बोलता है, जेनी इस घर को छोड़कर चली गई। मैं यह नहीं मान सकता हूँ कि यह चिट्ठी मेरी बेटी ने खुद लिखी है और वह अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर चली गई। तभी माइकल के घर मुझ होंगी। बस क्रिसमस है और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। हे प्रभु, आज कुछ तो पैसे मुझे मिल जाए ताकि अपनी बिटिया के लिए कुछ ले जा सकूं। जोसेफ यह सोचते हुए एक बड़े से कपड़े की दुकान के पास से गुजर रहा था। आज भी उसकी नजर उस फ्रॉक पर थी
भी वह दुकान के मालिक को वहां से निकलते हुए देखता है। जोसेफ उसे देखकर डर जाता है और छुप जाता है और मालिक जल्दबाजी में वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वह इतनी जल्दी में था कि उसके हाथ से बैग छूट गया। जोसेफ ने उस बैग को उठाया और उस बैग को देखता है तो पाया कि उसमें बहुत सारे रुपए। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! इससे तो मेरी सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अपनी बच्ची के लिए एक फ्रॉक तो क्या, बहुत सारी फ्रॉक ले सकता हूँ और बहुत कुछ ले सकता। जोसेफ बहुत खुश तो था, लेकिन जोसेफ के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे थे। अरे नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। यह पैसे मेरे नहीं हैं, यह उस सेठ के हैं। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने यह पैसे रखे हैं। यह पैसे मैं अपने लिए नहीं ले सकता हूँ। इन पैसों को उन सेठ को जाकर वापस कर दूं। जोसेफ उस दिशा में भागा पैसे लेकर। दुकान के मालिक की कार गई थी, लेकिन जोसेफ को वह कार नहीं दिखाई दी। वह बैग लेकर वापस सेठ की दुकान पहुंचता है, पर वह दुकान तो बंद हो चुकी थी। जोसेफ ने बगल की दुकान से पता किया, लेकिन जोसेफ को वहां से कुछ पता नहीं चला। अब जोसेफ क्या करता? जोसेफ बैग लेकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद जोसेफ दुकान के मालिक की कार को देखता है। अरे, यह तो सेठ जी की कार है। इसका मतलब बैग का मालिक भी यही होगा। मैं उन्हें ढूंढकर यह पैसों का बैग उन्हें वापस कर दूंगा। जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा। तभी जोसेफ की नजर उस सेठ पर पड़ी। सेठ जी एक अस्पताल के बाहर रोए जा रहे थे। उनके साथ एक मैडम भी थी जो रो रही थी। जोसेफ भागते हुए उनके पास पहुंचा। सबको लगा वह लोग पैसों के लिए रो रहे हैं। साहब जी, आप इस बैग के लिए रो रहे हो ना? ये आप मुझे चोर नहीं समझिएगा। आप दुकान से बहुत जल्दी में बाहर निकले तो आपसे यह बैग गिर गया था। के हाथों में पैसे का बैग देखकर दुकान का मालिक हैरान हो जाता है। मैं पैसों के लिए नहीं रो रहा हूँ। मेरे इकलौते बेटे का आज एक्सीडेंट हो गया है। वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। उसे खून चढ़ाने की बहुत जरूरत है। हमारा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है। एक आदमी ब्लड देने को राजी तो हुआ था और बदले में ढेर सारे पैसे मांग रहा था। इस बैग में जो रुपए हैं उसी को देने के लिए थे, लेकिन यहाँ पहुंचकर जब मैंने देखा कि वह बैग नहीं है तो वह आदमी बिना पैसों के वह ब्लड देने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से चला गया। जोसेफ उन साहब की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया। साहब जी, मैं दूंगा आपके बेटे को ब्लड। आप तो मेरा टेस्ट करा लीजिए। हो सकता है शायद मेरा ब्लड ग्रुप आपके बेटे से मिल जाए। जोसेफ का ब्लड ग्रुप साहब के बेटे से मिल गया। जोसेफ ने साहब जी के बेटे को ब्लड दिया। उनका बेटा ठीक हो गया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी इस बैग में जितने भी रुपए हैं ये सारे तुम रख लो। अरे साहब जी, आप यह क्या कह रहे हैं? जान बचाने वाला तो ईश्वर है, मैं नहीं। मुझे यह पैसे नहीं चाहिए। अगर मैंने आपसे यह पैसे लिए तो मैं ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं यह पैसे नहीं ले सकता हूँ। तब मालिक को यह वह दिन याद आया जब उसने जोसेफ को चोर कहकर दुकान से भगा दिया। अफसोस से भरा हुआ मालिक जोसेफ के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें उस दिन बहुत बुरा भला कहा था। जोसेफ वापस अपने घर जाने लगा। लोग धूमधाम से क्रिसमस मना रहे थे। जोसेफ की आंखों में आंसू आ गया जब उसने देखा कि उसके पूरे घर में रोशनी ही रोशनी थी। उसकी बेटी ने वही फ्रॉक पहनी थी जो जोसेफ लेना चाहता था और घरों में रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी। जोसेफ यह सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गया था। तब जोसेफ की बेटी ने मेरी ये फ्रॉक कितनी सुंदर है ना, और आज मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ भी खाई है। हाँ पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ।
ईश्वर ने आज हमारी सारी प्रार्थना सुन ली। पापा, आपको नई नौकरी जो मिली है सब उस वजह से हुआ है ना पापा? तभी जोसेफ देखता है कि सेठ जी और उसकी पत्नी जोसेफ के घर आए। जोसेफ दुकान के मालिक से पूछता है, साहब जी, ये सब आपने ही किया है ना? मैं आपका कैसे ये सारा एहसान चुकाऊं? अरे जोसेफ, मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है। जो किया है सब ईश्वर ने किया है। जोसेफ, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करो? हाँ हाँ साहब, बिल्कुल आपके यहाँ जरूर नौकरी करूँगा। मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। फिर सभी लोग मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उस क्रिसमस ने जोसेफ और उसकी बेटी की लाइफ को बदल दिया था। दोस्तों, हमें भी सबकी निस्वार्थ भाव से हेल्प करनी चाहिए और कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए।